हेलो दोस्तों, एस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण परिवेश के कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपी लेखपाल की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। हमारे इस प्रैक्टिस सेट को हल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इन प्रैक्टिस सेट को हल करके आप अपनी लेखपाल की तैयारी का परीक्षण भी कर सकते हैं। कृषि से संबंधित आपको 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें 50-50 प्रश्न होंगे। हमें उम्मीद है कि कृषि से संबंधित प्रश्न इन 2 वीडियो से मिल जाएंगे आपको। आज का यह प्रैक्टिस सेट 15 है। इसके पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो लोग इसके पहले का वीडियो ना देखे हों वे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लें। और वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी नई दिल्ली और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आंसर करिए आप लोग। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च सेंटर जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? और इसमें ऑप्शन है। ए वर्ष 1990 में, बी वर्ष 1998 में, सी वर्ष 1985 में और डी ऑप्शन है वर्ष 1970 में। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1985 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब लागू की गई? इसमें ऑप्शन है। ए वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1960 में, सी वर्ष 1980 में और डी ऑप्शन है वर्ष 1999 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1999 में फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, किस क्षेत्र में नियोजित है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए चीनी उद्योग क्षेत्र में, बी कपड़ा उद्योग क्षेत्र में, सी कृषि क्षेत्र में और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी लेखपाल के लिए। इसमें आंसर करिए। और इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए 2004-05, बी 2009-10, सी 2015-16 और डी ऑप्शन है 2019-20। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2004-05। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया 2004-05 से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन
और इसमें ऑप्शन है ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना में और डी ऑप्शन है सातवीं पंचवर्षीय योजना में। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना शुरू की गई या आरंभ की गई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? इसमें ऑप्शन है ए दलहन, बी गेहूं, सी चावल और डी ऑप्शन है मोटे अनाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोटे अनाज। दलहन, गेहूं, चावल ये सब आच्छादित हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से। इसमें ऑप्शन डी सही है, मोटे अनाज। प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? इसमें ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है। सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है कितनी है? और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए अधिकतम 10 लाख रुपए तक, बी अधिकतम 15 लाख रुपए तक और सी अधिकतम 20 लाख रुपए तक और डी ऑप्शन है अधिकतम 25 लाख रुपए तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अधिकतम 25 लाख रुपए तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसमें ऑप्शन है ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1965 में या डी 1970 में। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अधिकरण द्वारा होता है वह है? इसमें ऑप्शन है ए एशिया विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 8वीं योजना के अंतर्गत, योजना के हो गया के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? इसमें ऑप्शन है ए 18, बी 12, सी 15 और डी ऑप्शन है 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15। 15 जलवायु प्रदेशों में योजना आयोग विभक्त किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। इसमें ऑप्शन है ए अमृतसर, बी पटियाला, सी पंतनगर और डी ऑप्शन है जालंधर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली पंतनगर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14।
हरित क्रांति से कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? इसमें ऑप्शन है ए पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी उत्तराखंड। बी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वह है? इसमें ऑप्शन है झूम खेती। बी ऑप्शन है जैविक खेती। सी ऑप्शन है रासायनिक खेती और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैविक खेती। पर्यावरण संरक्षण में सहायक जैविक खेती होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। NAFED नेफेड संबंधित है। नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। यह संबंधित किससे है? इसमें ऑप्शन दिया गया है कृषि विपणन से। बी ऑप्शन है कृषि ऋण से। सी ऑप्शन है कृषि बीमा से और डी ऑप्शन है रासायनिक खाद से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेफेड कृषि विपणन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि देता है? कौन देता है? इसमें ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर। बी ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। डी ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है और इसमें ऑप्शन है सहकारी बैंक। बी ऑप्शन है नाबार्ड। सी ऑप्शन है गोमती ग्रामीण बैंक और डी ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। तो इस बार इसका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 19। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? इसमें ऑप्शन है ए अरहर। बी सरसों। सी गन्ना और डी ऑप्शन है धान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य हैं। ऑप्शन है गुजरात। बी ऑप्शन है हरियाणा। सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला अग्रणी राज्य पंजाब है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ऑप्शन है इसमें ब्लास्ट। बी ऑप्शन है टिक्का। सी ऑप्शन है डस्ट और डी ऑप्शन है रस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रस्ट। रस्ट गेहूं का एक रोग है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22।
कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना किसकी एक किस्म है? इसमें ऑप्शन है ए मक्का की, बी गेहूं की, सी सरसों की और डी ऑप्शन है धान की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं की। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? ऑप्शन है ए सरसों, बी अलसी, सी सोयाबीन, डी मसूर। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और चावल के उत्पादन में सबसे आगे पश्चिम बंगाल में और चावल की उत्पादकता में पंजाब आगे है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है तना से, बी ऑप्शन है पत्ती से, सी ऑप्शन है बीज से और डी ऑप्शन है फल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीज से। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण में सहायता की? नंबर 1 है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। नंबर 2 है गन्ने में शर्करा का अधिक होना और नंबर 3 है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ फिर आई नहीं, यहाँ पेराई होगा। पेराई का अधिक लंबा समय और चौथा है सस्ता श्रम। और नीचे उपयुक्त में से सही है और इसमें ऑप्शन दिया गया है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और सी है केवल 1, डी ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 और 4। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? इसमें ऑप्शन है ए गुजरात एवं महाराष्ट्र से, बी तमिलनाडु एवं केरल से, सी पश्चिम बंगाल एवं बिहार से और डी ऑप्शन है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है भारत को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है।
कहाँ होती है भारत में? इसमें ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में, बी असम में, सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। मूंगा रेशम भारत में असम राज्य में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल भारत का रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में क्रमशः भारत का स्थान रहा है या रहा था। इसमें ऑप्शन है ए पहला एवं दूसरा, बी दूसरा एवं पहला, सी पहला और चौथा और डी ऑप्शन है तीसरा और पहला। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और पहला। उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और उपभोग में भारत पहले स्थान पर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी लेखपाल के लिए। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसमें ऑप्शन है ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी और डी है कानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। इसमें ऑप्शन है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा और डी ऑप्शन है गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। चेना, फेजेंडा, झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक जलवासी कृषि नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लें प्रश्न को। चेना, फेजेंडा, झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक जलवासी कृषि नहीं है। और इसमें ऑप्शन है ए झूमिंग, बी मिल्पा, सी चेना और डी ऑप्शन है फेजेंडा। जलवासी का मतलब है जैसे एक जगह से अगर उर्वरता खत्म हो जाना दूसरे जगह की खेती करना या कृषि करना, उसी को जलवासी कहते हैं। जिस प्रकार की झूमिंग कृषि होती है उसी प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फेजेंडा। फेजेंडा एक जलवासी कृषि नहीं है। चेना, झूमिंग और मिल्पा ये सब जलवासी कृषि हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फेजेंडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहाँ पर स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहाँ पर स्थित है। इसमें ऑप्शन है ए लखनऊ, बी गाजियाबाद, सी कानपुर, डी आगरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
36। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन है ए है इरी रेशम असम, बी ऑप्शन है मूंगा रेशम असम, सी ऑप्शन है सहतूत रेशम कर्नाटक और डी ऑप्शन है टसर रेशम छत्तीसगढ़। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टसर रेशम जो है छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ में ना होकर झारखंड में पाया जाता है टसर रेशम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टसर रेशम छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? इसमें ऑप्शन है सरसों की, बी ऑप्शन है अरहर की, सी ऑप्शन है मटर की और डी ऑप्शन है आलू की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरहर की। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन है ए अलसी नीलम, बी मूंगफली चंद्रा, सी सरसों वरुड़ा और डी ऑप्शन है मटर बहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मटर बहार। यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि बहार जो प्रजाति है यह प्रजाति अरहर की प्रजाति है। अरहर की प्रजाति है। बहार अरहर की एक प्रजाति है ना कि मटर की, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? और इसमें ऑप्शन है ए झांसी, बी भोपाल, सी पंतनगर और डी ऑप्शन है गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंतनगर। पंतनगर में स्थित है जो उत्तराखंड में है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन है ए कटक में, बी मैसूर में, सी बेंगलुरु में और डी ऑप्शन है कानपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैसूर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है झारखंड। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग प्रमुखता से केंद्रित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से अरहर का जन्म स्थान है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? इसमें ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी मैक्सिको, सी भारतवर्ष और डी ऑप्शन है चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतवर्ष। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित फसलों में भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? और इसमें ऑप्शन है नंबर 1 है काली मिर्च, 2 है इलायची, 3 पर है लौंग और 4 पर है अदरक। नीचे दिए गए है कूट से सही उत्तर चुनिए। और इसमें ऑप्शन है ए 1 एवं 3, बी 2 एवं 3 और सी ऑप्शन है 1 एवं 4 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3 एवं 4। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 एवं 4।
काली मिर्च और अदरक भारत में प्रमुखता से पाया जाता है। काली मिर्च एवं अदरक भारत में सबसे बड़ा उत्पादन होता है इन दोनों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 एवं 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें MS स्वामीनाथन को, बी ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, सी ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग को, और डी ऑप्शन है सी सुब्रमण्यम। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा था? आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का प्रवर्तक माना जाता है, और सुब्रमण्यम जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। और MS स्वामीनाथन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और सी सुब्रमण्यम के सहयोगी भी थे, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? ऑप्शन है इसमें सरसों की, बी ऑप्शन है धान की, सी ऑप्शन है गेहूं की, और डी ऑप्शन है मसूर की। आंसर करिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धान की। जया, पद्मा एवं कृष्णा धान की एक उन्नत प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन है या प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है इसमें लौंग, बी ऑप्शन है बड़ी इलायची, सी ऑप्शन है काली मिर्च, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिर्च। भारत में काली मिर्च को काला सोना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। धारणीय कृषि का अर्थ है? धारणीय कृषि का अर्थ है, इसमें ऑप्शन है ए, जंगल को साफ करके कृषि करना एवं भूमि की उर्वरता कम होने पर छोड़ देना, और बी ऑप्शन है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और सी ऑप्शन है वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना हुई थी, या राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसमें ऑप्शन है ए, वर्ष 1984 में, बी वर्ष 1980 में, सी वर्ष 1990 में, और डी ऑप्शन है वर्ष 1994 में। आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1980 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था? आंसर करिए। ए, कैनेडियन गेहूं, बी मैक्सिकन गेहूं, सी अमेरिकन गेहूं, और डी है इंडियन गेहूं। आंसर करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य पादप था मैक्सिकन गेहूं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि फार्मिंग प्रारंभ की है? हरित गृह कृषि फार्मिंग प्रारंभ की है। इसमें ऑप्शन है ए, उत्तराखंड ने, बी पंजाब ने, सी
हरियाणा ने, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब ने। तो इस प्रकार आज का यह कृषि से संबंधित 50 प्रश्न था। कृषि से संबंधित 50 प्रश्न था। इसके अगले वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।